हेलो विद्यार्थियों, मैं राजकुमार टेलर, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूडवा सीकर से। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कौन कौन से उदाहरण हैं और इनका हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया था। साथ ही हमने पढ़ा था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में संबंध, साथ ही मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, हमारे संविधान के किस भाग में हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध। हमने पूर्व में अध्ययन किया है कि मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। दोनों ही भाग एक दूसरे के पूरक और सहायक है। दोनों कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण में सहायक है। मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के अधिकार हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के पथ प्रदर्शक हैं और जिनके माध्यम से राज्य कानून निर्माण कर लोकतांत्रिक राज्य की और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करता है। अगर दोनों भागों में संघर्ष की स्थिति होती है, इनको लागू करने में गतिरोध की स्थिति आती है, तो न्यायालय को इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967। गोलकनाथ और पंजाब राज्य के बीच ये मामला था, जो कि 1967 का मामला है। इसमें न्यायपालिका ने निर्णय दिया था कि मूल अधिकार सर्वोच्च है, अर्थात मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी गई थी। और साथ ही न्यायालय ने कहा था कि संसद इनमें संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए है। दूसरा विवाद था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973। इसको मूल ढांचा सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, सिवाय मूल ढांचे के। अर्थात संविधान निर्माताओं ने संविधान का जो मूल ढांचा तैयार किया था, इसमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती, इसको संशोधित नहीं कर सकती। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से सर्वोच्च माना गया, अर्थात इनको अधिकारों पर वरीयता दी गई। फिर एक विवाद आया, मिनर्वा मिल्स विवाद 1980। इसमें न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की जो सर्वोच्चता पूर्व में स्थापित की गई थी, वो समाप्त की जाती है। अर्थात अब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर सर्वोच्च नहीं है। और संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है, सीमित है। जैसे चाहे संसद संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित संशोधन नहीं कर सकती। और पूर्व में जो मूल ढांचा सिद्धांत दिया गया था केशवानंद भारती मामले में, उसकी पालना भी जरूरी है, अर्थात संसद को उसका पालन करना चाहिए। मूल कर्तव्य। विद्यार्थियों, मूल कर्तव्य जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, और जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय मूल कर्तव्यों की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं की गई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किए गए थे। अर्थात
1976 में हमारे संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। इनका उल्लेख भाग 4 क में किया गया है और अनुच्छेद 51 क में इनका वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया था, जिसमें 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक व्यक्ति के कर्तव्य दूसरे व्यक्ति के अधिकार बन जाते हैं। इस कारण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता है तो दूसरे व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा अभी हमने पढ़ा है, इनको संविधान में शामिल किया गया। मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया था, अर्थात मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। विद्यार्थियों, संविधान हमारा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे हमारे देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है और समाज में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता की स्थापना के आदर्श इसी में सम्मिलित हैं। हमारे मूलभूत अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और स्वयं मूल कर्तव्य और अन्य महत्वपूर्ण भाग इस संविधान में सम्मिलित है। संविधान का हमें अक्सरशः पालन करना चाहिए। प्रस्तावना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हमेशा आदर करना चाहिए और राष्ट्र प्रेम की भावना का उत्तरोत्तर विकास और संचार करते रहना चाहिए। दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और पालन करें। जिन उच्च आदर्शों को लेकर हमने हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था, उन उच्च आदर्शों को, उन महापुरुषों के आदर्शों को हमेशा हृदय में संजोए रखना है और हमेशा उनका पालन करते रहना है। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की एकता में बाधा उत्पन्न हो, प्रभुता, अखंडता को नुकसान पहुंचता हो। चौथा बिंदु है देश की रक्षा और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा कीजिए। हमारे देश की रक्षा का दायित्व है हमारे ऊपर ही है और जब भी हमें किसी भी देश से संबंधित, इसकी रक्षा से संबंधित किसी भी कार्य के लिए बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है, तो हमेशा हमें राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। पांचवा मूल कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना, जो किसी भी भेदभाव से दूर हो। हमेशा लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण हम भारतीयों को करते रहना चाहिए और जाति, धर्म, वर्ग, वंश, किसी भी भेदभाव से दूर रहना चाहिए और ऐसी प्रथाओं का हम त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमें कोई इस प्रकार की प्रथा और रिवाज, इसका हमेशा त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा मूल कर्तव्य है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। हमारी समन्वित संस्कृति की परंपरा को हमें हमेशा बनाए रखना है, हमेशा इसको सुरक्षित रखना है। सातवां मूल कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव ये सारे आते हों, इन सब की रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और हम इनका संवर्धन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्राणी मात्र के प्रति हमेशा दयावान रहना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति हमें हमेशा दया दिखानी चाहिए। आठवां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण
मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का हमेशा विकास करते रहना है। एक सभी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें, उत्तरोत्तर इसको बढ़ाएं, मानववाद की भावना का विकास करें और ज्ञानार्जन, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन की भावना और इनमें सुधार की भावना का हमेशा हमें विकास करते रहना है। 9वां मूल कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। हमारे देश की जो भी सार्वजनिक संपत्ति है वो सब हमारे लिए है, हम भारतीयों के लिए है, हमारे विकास के लिए है। इसलिए इस संपत्ति को सुरक्षित रखने का दायित्व भी हमारे ऊपर है और किसी भी प्रकार की हिंसा से हमेशा हमें दूर रहना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी प्रकार की हिंसा हमें नहीं करनी है प्राणी मात्र के प्रति, और हमें दयावान रहना है और किसी प्रकार की हिंसा से दूर रहना है। 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि व्यक्ति के स्वयं से संबंधित और पूरे समाज से संबंधित ऐसी गतिविधि हो जो हमारे लिए लाभकारी हो, राष्ट्र के लिए उन्नतिशील हो, उन्नतिकारक हो, उसकी ओर बढ़ने के लिए हमेशा हमारा सतत प्रयास होना चाहिए, जिससे राष्ट्र हमेशा प्रगति करें, उन्नति की ओर चलें और उत्कर्ष की नई ऊंचाइयों को छुएं। 11वां और महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य है कि माता पिता या संरक्षक अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। ये अभिभावकों का मूल कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को आवश्यक रूप से शिक्षा प्रदान करें। अब मूल कर्तव्यों की आलोचना किन आलोचकों के द्वारा की जाती रही है। पहली आलोचना में वो कहते हैं कि इनके उल्लंघन पर संविधान में दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। कि कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों की आलोचना करता है, मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, तो हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि उस व्यक्ति को सज़ा दी जाती हो। इसलिए ये हमारे लिए उतने प्रभावकारी नहीं है। दूसरी आलोचना की जाती है कि यह अत्यधिक आदर्शवादी है। इनमें आदर्शवाद, कोरा आदर्शवाद भरा पड़ा है, जबकि इसकी वास्तव में पालना नहीं हो पाती है। व्यवहार में कोई इसकी पालना नहीं करता है। लेकिन आलोचना के साथ साथ इसका महत्व भी है, और महत्व यह है कि राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है। मूल कर्तव्यों का पालन करने से हमारे अंदर देश हित और देश के प्रति प्रेम की भावना का संचार होता है। दूसरा, मूल अधिकारों की रक्षा में ये मूल कर्तव्य सहायक है। हमने पूर्व में पढ़ा है कि मूल अधिकार, एक व्यक्ति के मूल अधिकार दूसरे व्यक्ति के मूल कर्तव्य बन जाते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, और सिर्फ आदर्शवाद ही नहीं है, व्यवहार में भी हम धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहे हैं। मूल कर्तव्यों की पालना लगातार की जाती रही है और भविष्य में भी इनकी पालना हम करते रहेंगे, ताकि हमारा संविधान सुरक्षित रहे और देश उन्नति की ओर आगे बढ़े। धन्यवाद विद्यार्थी।